अगर आज मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंग्लैंड में तो पहले किंग्स रूल किया करते थे, तो आज वहां पर पार्लियामेंट क्यों सुप्रीम है? तो क्या आप इस बात का जवाब दे पाएंगे? क्या लोगों ने सडनली डिसाइड कर लिया था कि अब किंग नहीं चलेगा, या फिर इसके पीछे 400 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल, वॉर्स और रेवोल्यूशन की हिस्ट्री है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को देख के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर ने एक ऐसी थ्योरी दी जो आज भी पॉलिटिकल साइंस और सीएसएस के एग्जाम्स में पढ़ी जाती है। आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि मोनार्की से पार्लियामेंट तक का शिफ्ट कैसे आया और इस सब ने थॉमस हॉब्स की थ्योरी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले हमें मेडिवल इंग्लैंड की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। उस वक्त इंग्लैंड को किंग्स रूल किया करते थे। किंग्स सुप्रीम अथॉरिटी होते थे, उनके पास मिलिट्री पावर भी होती थी और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होती थी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त सिर्फ किंग रूल नहीं करते थे, बल्कि उनको अपने रूल के लिए नोबल्स और क्लर्जीज की भी जरूरत पड़ती थी। मोस्टली उनको टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए और वॉर्स लड़ने के लिए। इसी वजह से किंग्स जो है वो अपने नोबल्स और कलर्जीज को बुलाकर एक इम्पोर्टेंट काउंसिल बनाया करते थे, और इसी काउंसिल में जो है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिस्कशंस हुआ करती थी। और यही जो काउंसिल्स थी दोस्तों, ये जाके आगे जाके फाउंडेशन बनी पार्लियामेंट्स की। फिर 1215 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। इंग्लैंड के किंग जॉन को उनके बैरन्स ने प्रेशर में लाकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। अब दोस्तों जो किंग्स पहले जो सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करते थे, अब वो भी सब्जेक्ट टू लॉ थे, यानी अब वो भी लॉ से अबव नहीं थे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि किंग्स अब खुद से टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकते थे। इस टैक्सेशन के लिए उसको तमाम आवाम से कंसल्ट करना जरूरी था। यहाँ से एक बेसिक आइडिया डेवलप होता है कि किंग्स जो है अब वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थे, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1265 में एक इंग्लिश नोबल साइमन डी मॉन्टफोर्ट ने एक काउंसिल बुलाई, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम था कि इस काउंसिल में जस्ट नोबल्स और क्लर्जी प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि टाउन और कंट्री साइड से आम लोग भी शामिल थे। ये आम लोग भी पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बने। फिर 1295 में किंग एडवर्ड वन ने एक ऐसी असेंबली बुलाई जिसको आज भी हिस्टोरियंस मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ये वो दोस्तों पहली असेंबली थी जिसमें तमाम सोसाइटी के लोगों को शामिल किया गया था, जैसे कि नोबल्स, बिशप्स, नाइट्स और कॉमन पीपल। आगे चलकर ये इंस्टीट्यूशन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था जिसमें नोबल्स और बिशप्स आया करते थे। दूसरा इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स था जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स शामिल थे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि इस वक्त भी किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी था। पार्लियामेंट का जस्ट ये काम था कि ये टैक्सेस को अप्रूव करते थे और किंग्स को सर्टेन गवर्नेंस के मैटर्स पर जस्ट एडवाइस किया करते थे। रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 17th सेंचुरी में जाके स्टार्ट हुआ, जब जेम्स वन और उसके बाद चार्ल्स वन जो है वो इंग्लैंड के किंग बने। तो उन्होंने एक थ्योरी को सपोर्ट किया जिसे डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स कहा जाता है। डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स का मतलब है कि किंग्स को जो रूल करने की अथॉरिटी है वो गॉड की तरफ से है, और इसी वजह से किंग्स को जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होना जरूरी नहीं। लेकिन पार्लियामेंट इस बात से एग्री करने को तैयार नहीं थी। उनका कहना यह था कि पार्लियामेंट को टैक्सेशन में और गवर्नेंस के मैटर में हिस्सा जरूरी होना चाहिए। टेंशन इतनी बढ़ गई कि 1642 में इंग्लिश में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक साइड पे दोस्तों रॉयलिस्ट थे जो किंग को सपोर्ट करते थे, किंग की अथॉरिटी के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ पे पार्लियामेंटेरियंस थे जो कि पार्लियामेंट की साइड को सपोर्ट कर रहे थे। कई साल की फाइटिंग के बाद पार्लियामेंट की जो फोर्सेस थी जिन्हें ओलिवर क्रॉमवेल लीड कर रहे थे, जीत जाते हैं। और फिर हिस्ट्री का एक शॉकिंग इवेंट हुआ। 1649 में किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। यानी पहली बार इंग्लैंड की हिस्ट्री में इंग्लैंड के एक रूलिंग किंग को
उनके अपने ही बंदों ने ट्रायल के बाद डेथ सेंटेंस दे दी। इस पीरियड का पॉलिटिकल केओस एक पॉलिटिकल थिंकर पर बहुत गहरा असर छोड़ गया और वो पॉलिटिकल थिंकर थॉमस हॉब्स था। हॉब्स ने सिविल वॉर का पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन देखा और उसने इस बात को कंक्लूड किया कि जब भी पॉलिटिकल अथॉरिटी डिवाइड हो जाती है, जैसे कि किंग्स और पार्लियामेंट्स के दरमियान, तब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और केओस जैसी सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए अपनी फेमस बुक लेवाइथन में थॉमस हॉब्स ने आर्ग्यू किया कि स्टेबिलिटी के लिए हमें एक यूनिफाइड, सॉवरेन, पावरफुल अथॉरिटी की जरूरत होती है। तो अगर हम समरी करें, इंग्लैंड में मोनार्की से पार्लियामेंट तक का सफर एक सडन रेवोल्यूशन नहीं था। ये एक ग्रेजुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस था जो कि मैग्ना कार्टा से स्टार्ट हुआ, मिडीवल पार्लियामेंट्स के दौरान डेवलप हुआ और इंग्लिश सिविल वॉर्स में अपने क्लाइमैक्स पर था। और इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं हालात को देखकर थॉमस हॉब्स ने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप किया। तो आप जब भी थॉमस हॉब्स का नाम सुनेंगे तो सिर्फ उसकी पॉलिटिकल थ्योरी को याद ना रखना, बल्कि इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी याद रखना कि उसकी जो थ्योरी थी वो एक एक्चुअल हिस्टोरिकल क्राइसिस की वजह से डेवलप हुई, जहां पर किंग्स और पार्लियामेंट आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे। अगर आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर और उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और ये दोनों सीएसएस के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।